हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में एनटीएससी स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये होता है पूरा कंप्लीट, यानी कि इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जब इतना सब कुछ कर ही चुके हैं तो अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। यानी कि आज के सेशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले सालों में एनटीएससी स्टेज 1 एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से किस तरीके के सवाल आए हैं। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के। सो आर यू गाइज रेडी? चलो जल्दी से आ जाते हैं हम अपने आज के इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हो कि काफ़ी ताज़ा सवाल है, काफ़ी रीसेंट ईयर में ये सवाल पूछा गया है। 2019-20 कौन सा स्टेट है भाई? चंडीगढ़ स्टेट में पूछा गया है। तो सवाल हमसे बोल क्या रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड मीन्स। भाई आपने कई बार सुना होगा ना अपने पेरेंट्स के मुंह से, है ना, न्यूज़पेपर में भी कभी कभी आपने रीड करते हुए देखा होगा 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल हमसे बोल रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है। ऑप्शन ए है 20 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और एजी। एजी मतलब कि सिल्वर। अब मैंने आपको इस चैप्टर में अलॉयज़ के बारे में बताया है कि अलॉयज़ क्या होते हैं। बेसिकली ये एक अलॉय क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर किसका होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का, या मेटल और नॉन मेटल का भी क्या हो सकता है, एक होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है, एक अलॉय हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्टील, ठीक है, जो स्टील होता है उसमें आप बोल सकते हो कि 98% आयरन होता है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, स्टील में 98% आयरन होता है। तो आयरन हम सबको पता है क्या है, एक मेटल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 1.5 या 1% के करीब, ठीक है ना, 1.5% या 1% के करीब इसमें हम क्या डाल देते हैं, कार्बन डाल देते हैं। कार्बन हम सबको पता है क्या है, बेसिकली एक नॉन मेटल है। तो बेसिकली हम एक अलॉय क्यों बनाते हैं, हम एक होमोजेनस मिक्सचर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ चाहिए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज़ हमें 10 प्रॉपर्टीज़ चाहिए हैं। 10 प्रॉपर्टीज़ में से 8 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे आयरन मेटल में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए डिज़ायर्ड हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ है? कार्बन के पास है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को उठा करके एक होमोजेनस मिक्सचर बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, अलॉय। तो ये जो आपके सामने स्टील है, ये स्टील बेसिक क्या है, ये एक अलॉय ही है। ठीक है ना, तो ये जो आपके सामने स्टील अलॉय आया है, ये 98% आयरन मेटल से बना होता है। 1.5% के करीब क्या होता है, इसमें नॉन मेटल होता है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट डेफिनेटली इसमें होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में क्या बना है, होमोजेनस मिक्सचर बना है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ब्रास की, तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से। अगर हम बात करेंगे ब्रोंज की, तो ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से। ठीक है ना, तो ब्रास क्या हुआ, एक ऐसा अलॉय हुआ जो कि कॉपर और जिंक के होमोजेनस मिक्सचर से बना है। अगर हम बात करेंगे ब्रोंज की, तो ब्रोंज आप बोल सकते हो कि कॉपर और टिन, इन दोनों के ही होमोजेनस मिक्सचर से बना है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि 22 कैरेट गोल्ड क्या होता है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया है कि 22 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड में कुछ ना कुछ मिलावट है। मिलावट क्यों की जा रही है, क्योंकि देखो होता क्या है कि हमें बनानी होती है गोल्ड की ज्वेलरीज। अब ज्वेलरीज बनाने के लिए जो भी हम गोल्ड यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कड़क होना पड़ेगा, थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा। वही सपोज हमने क्या पहनी है, गोल्ड की एक रिंग पहनी है। अब ये रिंग बहुत ही अगर सॉफ्ट हो कि आपने इसको जैसे ही अपनी उंगली में डाला, ये आपकी जो है ना उंगली का शेप ले ले,
या इसका शेप चेंज हो जाए, तो ऐसी गोल्ड ज्वेलरी का क्या ही मतलब है। तो बेसिकली जो भी हम गोल्ड की ज्वेलरी बना रहे हैं, जो भी हम प्लेट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी रिजिडिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी हार्डनेस होनी चाहिए। और जो प्योर गोल्ड होता है, एकदम जो खरा सोना होता है, उसमें वो सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट मेटल होता है। तो उसमें थोड़ी सी हार्डनेस लाने के लिए जानबूझकर मिलावट करनी पड़ती है, और ये मिलावट हम सबको पता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 22 कैरेट गोल्ड बनाने के लिए हम 20 पार्ट लेते हैं प्योर गोल्ड के, और उसको अलॉय किया जाता है 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और सिल्वर के साथ। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम 22 पार्ट लेते हैं प्योर गोल्ड का, जिसको कि हम अलॉय करते हैं 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर और जिंक के साथ। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम 21 पार्ट्स लेते हैं प्योर गोल्ड के, और उसको अलॉय करते हैं 1 पार्ट ऑफ कॉपर या सिल्वर के साथ। और लास्ट ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि हम 22 पार्ट्स लेते हैं प्योर गोल्ड के, जिसको अलॉय किया जाता है विथ 2 पार्ट्स ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर। तो भाई मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी ही होना चाहिए। कि 22 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है कि हमने 22 पार्ट्स लिए हैं किसके, प्योर गोल्ड के, जिसको कि हमने अलॉय किया है किसके साथ, 2 पार्ट्स ऑफ कॉपर या सिल्वर के साथ। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद में ये जो आपके पास सवाल आया है, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि 2018-19 ईयर में आया है। कौन सा स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है। अब इसमें क्या बोला गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस या प्रोसेसेस इज और आर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, 2 तरह की प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है एंडोथर्मिक और दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम और भी बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे जब हम केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अभी इस लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी चीज़ को मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब हम एनर्जी देंगे तभी वो रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि एनर्जी रिलीज़ करती हैं। तो वो वाली रिएक्शंस जिसमें कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना, एंडो मतलब कि अंदर, हम रिएक्शन के अंदर एनर्जी डाल रहे हैं तब जा करके वो रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, एक्सो मतलब कि बाहर, वो वाली रिएक्शंस जिसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन या रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने का मतलब क्या है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड और मतलब उसमें हम बेसिकली पानी ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड और पानी को मिक्स कर रहे हैं। तो अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल बनता है, क्लास 10th में जो हैं बच्चे उनने ज़रूर ये फर्स्ट टर्म में पढ़ ही लिया होगा कि हम एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें। तो होता क्या है कि जब भी हम पानी और एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब अगर आपके पास एक बीकर में बहुत सारा एसिड है और उसमें आप क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो ताकि आपका एसिड डाइल्यूट हो जाए, तो जैसे ही आप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालोगे एसिड में, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी कि इस एनर्जी के कारण जो एसिड है वही जो है ना बीकर के बाहर, वेसल के बाहर निकल करके आ जाएगा और इंजरी हो सकती है। वहीं अगर हमारे पास एक बीकर में पानी है और उस पानी में हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो जो भी, ऐसा नहीं है भाई एसिड तो यहाँ पे भी पानी के कांटेक्ट में आ ही रहा है ना, लेकिन इस केस में क्या होगा कि जो भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के लिए पानी होगा। फर्स्ट वाले केस में पानी कम है, पानी तो हम डाल रहे हैं, एसिड ज़्यादा, तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि उसको अब्जॉर्ब करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो काफ़ी आप बोल सकते हो कि डैमेज हो सकता है। लेकिन सेकंड केस में क्या हुआ कि हमारे पास पानी बहुत सारा है, तो जो भी एनर्जी निकलेगी पानी क्या करेगा, उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मैंने बता ही दिया कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि वो होगी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक है मतलब ये एंडोथर्मिक नहीं होगी, और अगर ये एंडोथर्मिक नहीं है इसका मतलब क्या कि ये हमारे सवाल का जवाब नहीं होगी। चलिए, सेकंड क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या हो रही है, उसका सब्लिमेशन हो रहा है, यानी कि सपोज आपके पास, भाई ड्राई आइस का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सीधे के सीधे क्या हो रही है, गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। यानी कि जो आपके पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसे हो पाएगी सब्लिमेशन, जब ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी एनर्जी अब्जॉर्ब करें।
जब ड्राई आइस के मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, इसी के कारण क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी कि वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो अपनी सॉलिड स्टेट को छोड़ ही देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैशियस स्टेट में या वेपर्स में। तो जो सब्लिमेशन हो रहा है ड्राई आइस का, कि आपके पास जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, तो इसके लिए एनर्जी थोड़ी सी अब्जॉर्ब होगी, और जहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई समझ लीजिए कि वो क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये तो है एंडोथर्मिक, ठीक है। थर्ड क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या हो रही है, कंडेंस हो रही है। मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है, इसमें नहीं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था कि जब हमें पानी को उसकी वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, पानी को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर के आते हैं। जैसे ही पानी अपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंचा, फिर हम जो भी हीट सप्लाई करते हैं वो हीट कहाँ जाती है, पानी के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहा है उसको ओवरकम करने में लगती है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच करके जो भी हम हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं पानी को, वो क्या है, वो है बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इतनी हीट एनर्जी को पा करके पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इन्हीं वेपर्स को पानी में दोबारा से कंडेंस होना होता है, तो इन वेपर्स को क्या करना पड़ेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर की ही एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। स्टीम के पास ऑलरेडी क्या होती है, वेपर्स के पास ऑलरेडी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जब वेपर्स कंडेंस होगी तो इनको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर ही हीट एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पानी में कंडेंस हो पाएंगी। तो अगर वेपर्स कंडेंस हो रही है पानी में, इसका मतलब क्या, एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ से हुई, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। फिर क्या है चौथा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। पानी अगर इवेपोरेट होता है, हम सबको पता है कि बेसिकली इवेपोरेशन में पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही किसी भी टेम्परेचर पे पानी अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब पानी अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो थोड़ी बहुत तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके ही कन्वर्ट होता है ना, तभी तो इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। आई बात समझ में, गर्मियों के मौसम में पसीना आता है, पसीना जब बॉडी से इवेपोरेट होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब भी इवेपोरेशन होता है पानी का, स्वेट का, किसी भी चीज़ का, तो इवेपोरेशन कैसे होगा, लिक्विड का, वो लिक्विड अपने आसपास की थोड़ी सी एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या, कि वो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो चार में से हमारे पास आप बोल सकते हो कि सेकेंड और फोर्थ वाली क्या है, एंडोथर्मिक है, बाकी दोनों एक्सोथर्मिक है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि सेकेंड और फोर्थ, थर्ड नहीं, सेकेंड और फोर्थ को सही बताए। तो मेरे हिसाब से हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, कि ऑप्शन डी बोल रहा है कि भाई सेकेंड और फोर्थ कैसी हैं, दोनों सही हैं, दोनों की दोनों कैसी हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और ये भी काफ़ी रिसेंट ईयर में सवाल पूछा गया है, 2019-20 का क्वेश्चन है। स्टेट कौन सा है, पंजाब है। नाउ विच गैस बॉइल्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझाया था, मैंने आपको ये भी बोला था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी सराउंडिंग एयर होती है, ठीक है ना, उस सराउंडिंग एयर में हमें पता है कि कई सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमको पता है कि हमारे सराउंडिंग एयर में इतनी सारी गैसेस मिलती हैं। अब मुद्दा ये है कि इस सराउंडिंग एयर में इन गैसेस को एक दूसरे से सेपरेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं। अब मुद्दा ये है कि इन सिलेंडर्स में जो ऑक्सीजन भरी हुई है, ये ऑक्सीजन आती कहाँ से, क्या इसको बनाया जाता है। एक्चुअली जो हमारी सराउंडिंग एयर है ना, इसी सराउंडिंग एयर में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ये एक्सट्रैक्शन, ये सेपरेशन कैसे होता है एयर की वेरियस गैसेस का एक दूसरे से, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, एयर जो होती है हमारी सराउंडिंग एयर, उसको हम बेसिकली कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर तो हम बेसिकली इंक्रीज कर ही रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आई बात समझ में कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है उस पर हम प्रेशर, बेसिकली उसको हमने एक कंटेनर में पैक कर लिया है। अब उस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, एयर के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर कम हो गया। इस चक्कर में सराउंडिंग एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गैस जो है ना ड्राई आइस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल आती है, क्योंकि हमने क्या करा है, प्रेशर बढ़ा दिया है और टेम्परेचर को कम कर दिया है। तो एयर में जो भी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली क्या होता है, अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो बेसिकली ड्राई आइस बन जाती है।
ठीक है ना, और ड्राई आइस बन के निकल जाती है। अब आप खुद ही बताओ, अगर हम गैस के ऊपर या एयर के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो ये दोनों ही आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं एक एयर को, एक गैस को लिक्विफाई करने की। और एग्जैक्टली यही होता है कि हम सराउंडिंग एयर को एक कंटेनर में पैक करके क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसको लिक्विफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो लिक्विफिकेशन किसका होने वाला है? आर्गन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। किस किस का? आर्गन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का तो अलग ही होता है कि जो भी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या होगा, पहले ही ड्राई आइस के फॉर्म में, या आप इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। एयर में ये सब प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया और टेम्परेचर कम किया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में ड्राई गैस के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट होती है और बाहर निकल जाती है। यानी कि अब जो एयर है उसमें ये तीनों गैसेस प्रेजेंट हैं। और बेसिकली एयर का क्या होने वाला है? लिक्विफिकेशन होने वाला है। यानी कि एयर में ये जितनी भी तीनों गैसेस प्रेजेंट है ना, ये तीनों की तीनों क्या होने वाली हैं? लिक्विफाई होने वाली हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास अब मिक्सचर आया है इन तीनों ही गैसेस का, लिक्विड आप बोल सकते हो कि मिक्सचर है, इस मिक्सचर में हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका अब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर पहुंचता है कितना, 77 केल्विन, तो इस टेम्परेचर पे आ करके जो हमारी नाइट्रोजन है वो क्या हो जाती है, डिस्टिल आउट हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में फर्दर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बाहर हो चुकी है, अब जो आपके पास लिक्विड एयर आई है उसमें क्या है, उसमें ये तीनों गैसेस हैं अपने अपने लिक्विड स्टेट में। अब हम कराते हैं इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा 77 केल्विन, ये जो नाइट्रोजन आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होगी, ये लिक्विड नाइट्रोजन अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगी। कब? जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा कितना, 77 केल्विन, तो लिक्विड नाइट्रोजन अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इन वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो नाइट्रोजन है अब वो क्या हो चुकी है, डिस्टिल आउट हो चुकी है। अब जो मिक्सचर है एयर का उसमें केवल ये दोनों गैसेस प्रेजेंट है, आर्गन और ऑक्सीजन, लिक्विफाइड फॉर्म में। अब टेम्परेचर जैसे ही फर्दर और इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 87 केल्विन हुआ, तो ये जो आर्गन है ये क्या होगी, अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और बेसिकली इतने टेम्परेचर पे हमको आर्गन की वेपर्स मिलने लग जाएंगी। तो आप बोल सकते हो कि 87 केल्विन टेम्परेचर पे जो आर्गन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टिल आउट हो जाएगी। अब टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 90 केल्विन हो गया। 90 केल्विन में आ करके बची हुई जो ऑक्सीजन गैस है ये क्या होती है, अपने वेपर्स में कन्वर्ट होने लगती है, यानी कि 90 केल्विन पे हमें ऑक्सीजन की वेपर्स मिलने लगती हैं और इन्हीं वेपर्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो हुआ क्या, एयर में इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट थी, इन सभी गैसेस को हमने क्या करा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवा करके सेपरेट कर दिया। इसमें तो हमने बस टेम्परेचर को कम किया था और प्रेशर को इंक्रीज किया था, तो ये तो पहले ही जो है ना अलग हो गई। बाकी की जो बची वो सब अपने लिक्विड स्टेट में आ गई थी, फिर अलग अलग इनके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा करके हमने क्या करा, इनको अलग कर लिया। तो सवाल क्या था कि विच गैस बॉइल्स आउट फर्स्ट ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, तो योर आंसर शुड बी व्हाट, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो बॉइल्स आउट का मतलब है, कुछ बच्चे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉयल हुई ही नहीं ना। आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग का लेवल कब आएगा, जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे पहुंचोगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आप कब पहुंचोगे, जब एयर लिक्विफाई होगी। यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाई हो ही नहीं रही है, कि जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, ड्राई आइस में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल गई। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड टिक नहीं करेगा, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए मैंने इतना पूरा एक्सप्लेन किया है, हर एक गैस का टेम्परेचर बता दिया कि भैया कौन से टेम्परेचर पे आकर के कौन सी गैस डिस्टिल आउट होगी। इतना क्लियर है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की सबसे पहले कौन बॉइल्स आउट होगी, कौन सी वाली गैस, तो आप बोलोगे नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ गए, हाँ, ये भी काफ़ी रिसेंट ईयर में आया है ये सवाल, 2019-20 का क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्टेट में पूछा गया है। मैच द फॉलोइंग, आपके पास मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आपस में मैच करना है। अगर हम बात करेंगे टिंडाल इफेक्ट की, तो टिंडाल इफेक्ट को आप किससे ज्वाइन कर सकते हो, फर्स्ट क्या है, सेपरेट्स ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड सैंपल्स, सेपरेट्स डिफरेंट कलर डाइज,
ऑप्शन तीसरा कौन सा है, कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव इन जिगजैग डायरेक्शन, नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्रू सोल्यूशन। तो हाँ, टिंडल इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं कि भाई टिंडल इफेक्ट हमें ट्रू सोल्यूशन में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। फिर क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट देखो फोर्थ से तो आप ज्वाइन कर नहीं सकते, फर्स्ट और सेकंड को पढ़ करके यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ सेपरेशन टेक्निक की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ को आप ज्वाइन कर नहीं सकते, बचा कौन सा, तीसरा वाला। तो आप क्या करोगे, ब्राउनियन मूवमेंट को तीसरे के साथ ही ज्वाइन करोगे कि जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कंटिन्यूसली जिगजैग मूवमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। फिर क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्लड खुद क्या है, एक कोलॉइड है, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स हो गए, प्लाज्मा वगैरह हो गया, तो इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो डेफिनेटली आप सेंट्रीफ्यूगेशन को फर्स्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हो कि सेपरेट्स ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड सैंपल्स। लास्ट क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो इससे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट कलर डाइज को सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इसको सेकेंड के साथ में। अब बचा क्या, तो अब हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारी मैचिंग को इंडिकेट कर रहा हो। तो फर्स्ट ऑप्शन ए क्या है, ए में आपसे बोला जा रहा है कि ए को हम ज्वाइन करेंगे फोर्थ के साथ, बिल्कुल ठीक है। बी को हम ज्वाइन करेंगे तीसरे के साथ, ये भी ठीक है। सी को हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट के साथ, ये भी ठीक है। और डी को हम ज्वाइन करेंगे सेकंड के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल हमारी मैचिंग को इंडिकेट कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन ए। सॉर्टेड। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। ये भी रिसेंट ईयर में पूछा गया, 2019-20 का सवाल है ये। स्टेट कौन सा है, तेलंगाना है। ओके, इफ द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज मोर इन अ सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। अगर एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट कम है तो वो होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट होगा ज़्यादा तो वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। चलिए एग्जैक्ट लाइंस मैंने आपको यही बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी रिसेंट ईयर में पूछा गया है, उत्तराखंड स्टेट में पूछा गया है। चलिए, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने आपको हमेशा एक ही चीज बोली है कि जो नॉट वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनकरेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, इज नॉट, इन सबको आप पहली फुर्सत में जाकर के हाईलाइट कर लिया करो ताकि आपको सवाल को सॉल्व करते टाइम दिमाग में याद रहे कि भाई पूछा क्या गया है। वरना कई बार ऐसा होता है कि जल्दीबाजी में हम ऐसे वर्ड्स जो है ना वो स्किप कर जाते हैं। स्किप नहीं करना है, पहली बार में जाकर के हाईलाइट कर लो। तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। अगर हम बात करेंगे ब्रास की, तो ब्रास क्या है, बेसिकली एक अलॉय है, और अलॉय क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे केरोसिन की, थर्ड ऑप्शन क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब क्या, कॉपर सल्फेट पाउडर को आपने उसके क्रिस्टल्स को पानी में डाला है तो क्या बनेगा, ट्रू सोल्यूशन बनेगा। ट्रू सोल्यूशन बनेगा मतलब क्या, वो होगा एक होमोजेनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी होगा एक होमोजेनियस मिक्सचर। बचा क्या, मिल्क। तो मिल्क तो हम सबको पता है कि मिल्क क्या है भाई, एक इमल्शन है। और इमल्शन क्या होता है भाई, इमल्शन में आप बोल सकते हो कि डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, दोनों ही क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, है ना। मिल्क में हम बोलते हैं कि पानी में जो लिक्विड फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पड़े रहते हैं। तो इमल्शन क्या होता है, बेसिकली कोलॉइड होता है। और कोलॉइड हम सबको पता है कि कोई भी होमोजेनस नहीं होता है नेचर में। दिखने में ऐसा लगेगा कि कोलॉइड है, ब्लड भी हमारा, मिल्क भी है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दिखने में होमोजेनस होते हैं लेकिन नेचर वाइज दे आर हेट्रोजीनियस। कौन, हमारे कोलॉइड्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में आपने दो चीज़ें पढ़ी है ना, सस्पेंशन एंड कोलॉइड, तो उससे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मिल्क क्या होगा, एक इमल्शन, एक कोलॉइड, जो कि क्या होगा, हेट्रोजीनियस होगा। और अगर वो हेट्रोजीनियस है तो डेफिनेटली वही क्या है, हमारे सवाल का सही जवाब है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा होमोजीनियस नहीं है। तो ये नहीं है ना, मिल्क नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे अब हम आ सकते हैं। Which of the following statement is true about the solubility of a substance? अगेन उत्तराखंड में पूछा गया है, काफ़ी नया सवाल है ये। तो हम एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि मास ऑफ या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या बोला मैंने कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि रिक्वायर्ड होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट
में डिसॉल्व होने के लिए, ताकि जो सोल्यूशन बने वो कैसा बने, सैचुरेटेड बने एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड था वो क्या हो जाता है, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी हो जाती है उस सॉल्वेंट में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जांपल ले लो कि आपके पास क्या है भाई, 100 ग्राम पानी है। इस 100 ग्राम पानी में आपने क्या करना है, नमक डालना है, ठीक है ना, क्या करना है, नमक डालना है। 100 ग्राम पानी में नमक डालना है, इतना डालना है, इतना भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पानी में नमक डालोगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, सॉल्ट सोल्यूशन ही बनने वाला है। पानी में अगर आपने नमक डाला है तो क्या बनेगा, सॉल्ट सोल्यूशन ही बनेगा। सॉल्ट सोल्यूशन तो आपको बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, सैचुरेटेड बनाना है, यानी कि आपको सॉल्ट सोल्यूशन ऐसा बनाना है कि अब 100 ग्राम्स ऑफ पानी में फर्दर और नमक ना ऐड हो पाए। भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन समझाया ना मैंने कि क्या होता है। तो सॉल्ट सोल्यूशन को 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के साथ सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बनाने के लिए एट 20 डिग्री सेल्सियस आपको कितना नमक चाहिए होगा, तो आप बोलोगे 36 ग्राम्स नमक चाहिए होगा। यानी कि 36 ग्राम्स ऑफ नमक क्या करता है, 100 ग्राम पानी के साथ मिलता है और एक सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बनाता है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर एज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि अब आप इस टेम्परेचर पे 100 ग्राम पानी में 36.5 ग्राम्स भी नमक डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस सॉल्यूट ने 36 ग्राम से क्या करा है, एक सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बनाया है। यानी कि अब 100 ग्राम पानी में इतनी भी जगह नहीं बची है कि 0.5 ग्राम और नमक ऐड हो जाए। तो ये क्या होगा, ये नमक की सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब इस सवाल में हमसे बोला क्या गया है, ऑप्शन ए में हमसे क्या बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कि आपके पास क्या है, एक लिक्विड है, सपोज उस लिक्विड में आप एक सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो, तो उस सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होगी उस लिक्विड में वो इंक्रीज होगी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ये क्या बात हुई भाई, एक लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व कैसे होता है। देखो यहाँ पे आपके पास लिक्विड है ना, लिक्विड के क्या है, आपके पास कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको जगह दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है, तो इन्हीं जगह को कौन घेर करके बैठ जाएगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को जैसे ही पता चलेगा कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्पेसेस हैं, जगहें हैं, तो उन जगह को घेरने के लिए कौन आ जाएंगे, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में जाकर के डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अगर लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दिया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो जगह क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। अब जब जगह ही नहीं है तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे आकर के लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होंगे, बैठेंगे। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि लिक्विड के 2 पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह थी कि सॉलिड के 4 पार्टिकल्स आकर के बैठे थे। लेकिन अब जब हमने टेम्परेचर कम करा है लिक्विड का, तो अब लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में केवल एक ही सॉलिड का पार्टिकल आकर के बैठ पा रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना। इसका मतलब ये क्या होगा, एक गलत स्टेटमेंट होगा कि अगर हमने टेम्परेचर क्या करा है, कम करा है, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉलिड की इन लिक्विड वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड और लिक्विड्स में उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, उस सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का एज सच कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। तीसरा क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है जिसमें कि हम कोई गैस फिल कर रहे हैं। हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, सपोज हमारे पास क्या है, पेप्सी है, तो पेप्सी क्या होती है, एक लिक्विड होती है जिसमें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बेसिकली फिल करते हैं। ठीक है ना, तो लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, एक गैस को अंदर डाल रहे हैं, एक गैस को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं। अब अगर हमने लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो जो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है उस इंक्रीज टेम्परेचर से, उस हीट से, उस लिक्विड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स आपने डाले हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स उचकने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है।
तो जो हीट सप्लाई करी है उस हीट से गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको वो अब्जॉर्ब कर लेंगे हीट को, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने मतलब इतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी कि वो लिक्विड को ही छोड़ देंगे, ऊपर उड़ जाएंगे, हवा में जाके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम गैस को लिक्विड में डालना चाह रहे थे, लेकिन हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया गैस उड़ गई हवा में। इसका मतलब क्या कि सॉल्युबिलिटी आप बोल सकते हो कि गैसेस की लिक्विड में कम हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इंक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली प्रेशर को कम कर रहे हैं, प्रेशर को अगर हम कम कर रहे हैं तो क्या गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर उसका जो कैप है वो आप प्रॉपर्ली ना बंद करो तो कोल्ड ड्रिंक की जो पूरी की पूरी गैस होती है वो बाहर निकल जाती है कि नहीं निकल जाती है। बड़े मुश्किल से हमने प्रेशर लगा करके लिक्विड में गैस को फिल किया था, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला था, इनकॉर्पोरेट करवाया था। अब जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया वो जो फिज निकल करके आता है, वो फिज क्यों निकल रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने कैप खोली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने लिक्विड में इनकॉर्पोरेट करी थी वो बाहर निकल आई। बाहर क्यों निकली, क्योंकि आपने ढक्कन खोल करके बेसिकली प्रेशर कम कर दिया है। तो प्रेशर कम करने पर गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है, इंक्रीज नहीं होती, यानी कि डी भी गलत है। सही कौन सा बचा, केवल ऑप्शन सी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे अब हम आ चुके हैं कि द फिजिकल मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। दो सब्सटेंसेस का जो फिजिकल मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं। फिजिकल मिक्सचर मतलब क्या कि सब्सटेंसेस आकर के बस फिजिकली कंबाइन हुए हैं, उनके बीच में कोई रिएक्शन कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बने हैं, तो उसे तो हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए मिक्सचर, है ना। तो द फिजिकल मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए मिक्सचर। क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। द बेस्ट मेथड टू detect and identify the drugs present in the blood of criminals in forensic science is, कि criminals के blood में आप बोल सकते हो कि ड्रग वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ की जांच कहाँ होती है, फॉरेंसिक लैब में होती है। तो फॉरेंसिक लैब में वो बेसिकली कौन सा मेथड बेसिकली ट्राई करते हैं, अपनाते हैं, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिल्ट्रेशन। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी। भाई ये तो अंडरस्टूड है ना कि ब्लड में अगर कोई ड्रग प्रेजेंट है या नहीं उसका पता लगाना है तो हम ब्लड को फिल्टर करके, उसको इवेपोरेट करके, उसका सब्लिमेशन करवा करके ये हम पता नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है क्रोमेटोग्राफी की, कि फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स के ब्लड में ड्रग है या नहीं है इसका पता कैसे चलता है, क्रोमेटोग्राफी से चलता है। ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, 2018-19 में आया है स्टेट तमिलनाडु में। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए अगला सवाल, द फ्रेग्रेंस ऑफ, अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है और स्टेट कौन सा है, बेसिकली गोवा में पूछा गया है। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड असेंशियल ऑयल्स। फूलों से इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, वो फूलों से अच्छी खुशबू क्यों आती, क्योंकि उन फूलों में होते हैं असेंशियल ऑयल्स। और ये जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। दीज आर जनरली पानी में insoluble at room temperature but are miscible with water vapors in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oils from the flower is. तो बेसिकली फ्लावर में जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसके कारण फ्लावर से क्या होती है, खुशबू आती है। आपने सुना होगा ना, लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल, है ना, रोज ऑयल। तो बेसिकली फूलों से ये जो हम उनके अंदर जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं जिसके कारण फूलों से एक प्यारी सी महक आती है। मुद्दा यह है कि फूलों से उनके इस असेंशियल ऑयल को सेपरेट कैसे किया जाए, एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हमको हिंट के तौर पे बताया गया है कि जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन वेपर फेज में वाटर वेपर्स के साथ यानी कि स्टीम के साथ क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं। तो कौन से टेक्निक से आप सेपरेट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ऑयल्स को उनके रिस्पेक्टिव फ्लावर से, ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, ऑप्शन बी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, या लास्ट ऑप्शन डी स्टीम डिस्टिलेशन। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन डी स्टीम डिस्टिलेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है ना। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बता देती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा के लिए बैठ जाए।
हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लास्क में हम डालते हैं क्या, पानी। ये हमने रख दिया क्या, पानी। इस फ्लास्क के ऊपर आप बोल सकते हो कि हम एक और कंटेनर रखते हैं जिसमें कि हम वो बेसिकली बायोमास लेते हैं, है ना। बायोमास आप बोल सकते हो, या सपोज आपको लेवेंडर ऑयल बनाना है, ठीक है ना, तो लेवेंडर के आपने क्या करे हैं, कुछ फूल वगैरह डाल लिए हैं, क्योंकि ऑयल कहाँ मिलेगा आपको, फूलों से ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपने बायोमास लिया है, या लेवेंडर ऑयल बनाना है आपको, तो आपने लेवेंडर के फूल ले लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम पूरा पैक्ड रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है क्या, एक ट्यूब। अब हुआ क्या, ये जो फ्लास्क में जो पानी भरा हुआ है इसको हम करते हैं क्या, बेसिकली हीट। तो जैसे ही हम हीट करते हैं तो आप बोल सकते हो कि पानी की जो है पानी गर्म होता है और पानी की जो वेपर्स हैं वो बनने लगती हैं, पानी अपने स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है ना। ये स्टीम कहाँ जाती है, ये स्टीम जाती है बेसिकली इस वाले बीकर में। अब जैसा कि सवाल में दिया गया कि जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं उनको आप रूम टेम्परेचर पे सिंपल पानी में डिजोल्व करोगे तो वो डिजोल्व नहीं होंगे, इमिसिबल होते हैं। लेकिन जब आप असेंशियल ऑयल को स्टीम में, वाटर वेपर्स में क्या करोगे, मिक्स करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होते हैं, बेसिकली मिसिबल होता है। और एग्जैक्टली यही होता है कि हाँ, यहाँ पे हमने जो भी पानी हीट किया है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ, ये स्टीम कहाँ जाती है, इस वाले बीकर में जाती है। और इस वाले बीकर में क्या है, सपोज लेवेंडर के फूल पड़े हुए हैं, तो लेवेंडर के फूलों में जो असेंशियल ऑयल होगा, उनको जैसे ही पता चलेगा कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, स्टीम आई है, तो फूल क्या करेंगे, फूल आप बोल सकते हो कि जो ऑयल होगा, जो असेंशियल ऑयल होगा, उसको वो रिलीज कर देंगे। और ये जो असेंशियल ऑयल होगा, अब वो जाके कहाँ बैठ जाएगा, अब आप बोल सकते हो कि वो जाकर के बैठ जाएगा इस स्टीम में। कहाँ बैठ जाएगा भाई, स्टीम में बैठ जाएगा, क्योंकि स्टीम में क्या होता है, आप बोल सकते हो कि बट आर मिसिबल विथ वाटर वेपर्स इन वेपर फेस। तो जो भी असेंशियल ऑयल होते हैं फूलों से निकलते हैं और स्टीम में जाकर के बैठ जाते हैं, उनमें मिक्स हो जाते हैं। अब इस पूरे स्टीम को प्लस असेंशियल ऑयल को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद में हम वही कंडेंसेशन करवाते हैं, है ना, जो हमारा आप बोल सकते हो कि जो कंडेंसर होता है, वाटर कंडेंसर, उसमें हम कंडेंस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ लेवेंडर, हमें सिर्फ असेंशियल ऑयल चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए। तो हम जब कंडेंस करवाते हैं पूरे इस स्टीम और ऑयल के मिक्सचर को, तो जो स्टीम है वो कंडेंस होती है, और जहाँ स्टीम कंडेंस हुई पानी में, वहाँ क्या हुआ, जो असेंशियल ऑयल है वो पानी से दूर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि जो स्टीम है, सॉरी, जो असेंशियल ऑयल है वो बेसिकली क्या होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे ही हमने स्टीम को ठंडा करवाया, पानी में कंडेंस करवाया, पानी से जो असेंशियल ऑयल है वो अलग हो जाते हैं। तो पानी हम अलग कलेक्ट कर लेते हैं और असेंशियल ऑयल को हम अलग से रख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूलों से उनका जो असेंशियल ऑयल होता है वो हम सेपरेट करवा सकते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, कैसे, तो ऑप्शन डी, स्टीम डिस्टिलेशन से। आई होप इतना सबको क्लियर है, सॉर्टेड। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि डैश इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। इसमें से कौन एरोसॉल का एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन ए फॉग, ऑप्शन बी क्लाउड्स, सी मिस्ट, या ऑप्शन डी शेविंग क्रीम। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम हम बोलते हैं कि क्या है, बेसिकली एक फोम है। डिस्पर्जन मीडियम उसमें क्या होता है, बेसिकली लिक्विड होता है, जिसमें कि हम डिस्पर्स फेस किसको लेते हैं, आप बोल सकते हो कि गैस को लेते हैं, ठीक है ना। तो शेविंग क्रीम क्या है, एक फोम है, और अगर वो फोम है तो इसका मतलब वो एरोसॉल नहीं है, और अगर वो एरोसॉल नहीं है इसका मतलब क्या, कि वही है हमारे सवाल का सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मिल्क, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी बोल रहा है कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं की तो बात ही नहीं है। मिल्क क्या है, कोलॉइड है ना, और कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि आराम से टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब क्या, वी विल गो विद ऑप्शन बी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि सोल्यूशन इज, सोल्यूशन क्या होता है। ऑप्शन ए होमोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन बी हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ऑप्शन सी कोलॉइडल, या ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ दीज। तो हम सबको पता है कि होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में हम किसको पढ़ते हैं, सोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होमोजेनियस मिक्सचर। एक सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ में इतने प्रॉपरली मिक्स्ड होते हैं कि उनका मिक्सचर क्या बन जाता है, उस मिक्सचर में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, एक इवननेस आ जाती है, जिसके कारण उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इफ 110 grams of salt is present in 550 grams of solution, then the concentration of the solution will be।
अगेन काफ़ी रिसेंट ईयर का सवाल है ये, उत्तराखंड में पूछा गया है स्टेट में, ठीक है ना। आपसे बोला गया है कि सॉल्ट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 110 ग्राम्स, और मास कितना दिया गया आपको सोल्यूशन का, 550 ग्राम्स। कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डालेंगे कहाँ, न्यूमरेटर में, मास ऑफ सोल्यूशन डालेंगे डिनोमिनेटर में, कितना 550, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ऊपर का एक जीरो नीचे के एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 1 से 11, 11 5 जा 55, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि आंसर आपका कितना आ चुका है 20%। तो इस सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, ऑप्शन सी 20%। आई होप ये सबको क्लियर होगा। इस तरह के सवाल हमने पहले भी सॉल्व करे हुए हैं अपने सेशंस में, तो हम ज़्यादा टाइम इस पे देंगे नहीं, काफ़ी बेसिक काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको गलत नजर आ रहा है। फर्स्ट क्या है, कोलॉइडल सोल्यूशन, मतलब आपके पास एक तरफ क्या है, सभी के सभी सोल्यूशंस हैं और दूसरी साइड में उनके पार्टिकल्स का साइज है। तो मेरे हिसाब से तो जो ऑप्शन सी है वो क्या है, एक इनकरेक्ट मैच है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि 10⁻⁷ 8 इनसे कहीं ज़्यादा होता है ना, 100 नैनोमीटर से भी बड़ा। तो ये वाला जो मैच है वो कैसा है, गलत है, और हमसे गलत वाला ही पूछा गया था, फॉल्स पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी गॉज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हम कब बोल सकते हैं कि एक सब्सटेंस प्योर है, मतलब किस हिसाब से, किस आप बोल सकते हो कि बेसिस पे एक सब्सटेंस की प्योरिटी को डिसाइड कर सकते हो। ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट पे, ऑप्शन बी बॉइलिंग पॉइंट पे, ऑप्शन सी क्रोमेटोग्राफी से, या लास्ट ऑप्शन डी फिजिकल अपीयरेंस से। तो आप बोल सकते हो कि फिजिकल अपीयरेंस एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप बोल सकते हो, हाँ अच्छा, सवाल में पूछा क्या गया, द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी गॉज्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा गया, यानी कि एक कौन सा ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप किसी सब्सटेंस की प्योरिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो है क्या, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। देख करके क्या आप बता सकते हो कि ये सब्सटेंस प्योर है या नहीं है, ऑब्वियसली नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी फिजिकल अपीयरेंस, कि हम इसके बेसिस पे एक सब्सटेंस की जो प्योरिटी है उसे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू टिंडाल इफेक्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि टिंडाल इफेक्ट के बारे में क्या है, सही है। ऑप्शन ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी, टिंडाल इफेक्ट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो एक्चुअली होता क्या है, लाइट के डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि लाइट आकर के ऐसे फैल जाती है ना। और बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे ही लाइट आई कोलॉइड के पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद वो फैल जाती है, और यही फैली हुई लाइट क्या होती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण हमें कोलॉइड्स में लाइट का जो पाथ है वो पूरा दिखाई देता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। सी क्या है, टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नहीं। ऑप्शन डी, टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सही है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिगजैग मोशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिगजैग मोशन और टिंडाल इफेक्ट का कोई आप बोल सकते हो कि मैच नहीं होता है। आई बात समझ में। चलिए तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ए और बी दोनों ही। अगला सवाल, फेस क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, चेहरे पे जो हम क्रीम लगाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एरोसॉल, ऑप्शन बी इमल्शन, ऑप्शन सी फोम, या लास्ट ऑप्शन डी जेल। तो मेरे हिसाब से तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन बी इमल्शन। इमल्शन में हम बोलते हैं कि क्रीम वगैरह आता है ना, फेस क्रीम वगैरह आती है, सॉरी मिल्क आता है, मिल्क है ना, मिल्क आती है, फेस क्रीम आती है। तो इमल्शन का एग्जाम्पल है क्या, अपना फेस क्रीम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट चीज। अच्छा, अब हमको चीज के बारे में एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, कर लेंगे। चीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम ऑफ इज सॉलिड। पहली बात तो ये कि जो चीज है वो इमल्शन होता ही नहीं है। चीज क्या होता है, एक जेल होता है। और जेल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जेल हमारी जो जेलीज होती है, जितनी भी जेलीज चीज, ये सब क्या है, बेसिकली जेल कोलॉइड के ही एग्जाम्पल हैं। और जेली को आपने देखा होगा कि जेली कैसी होती है, टेक्सचर में वो सॉलिड होती है लेकिन काफ़ी ऐसी गिली गिली सी होती है। तो वो जेली आप बोल सकते हो कि सॉलिड होते हुए भी गिली गिली क्यों है, क्योंकि उस
सॉलिड में आपने क्या करा है, कुछ लिक्विड ऐड करा है, यानी कि जो जेल है वो कैसे बनता है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है। और आप बोल सकते हो कि जो फेज है ना, वो फेज क्या होता है, वो बेसिकली लिक्विड होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो जेल है वो कैसे बनेगा, डिस्पर्जन मीडियम को होना पड़ेगा क्या, सॉलिड, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो जो चीज है वो क्या है, एक जेल है, ना कि इमल्शन। तो इमल्शन वाले जितने भी हैं ऑप्शंस ए है और सी है, इन दोनों को आप कैंसिल कर दो, बचा क्या, बी और डी। तो बी में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है जेल का, इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड। नहीं, उल्टा हो गया, डिस्पर्स्ड फेज क्या होना चाहिए, लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होना चाहिए, सॉलिड। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा चीज जेली को जेल से याद रखिएगा। जेली कैसी होती है, गिली गिली सी। गिली गिली सी क्यों हो रही है, दिखने में तो वो सॉलिड है, लेकिन गिली गिली सी क्यों है, क्योंकि उस सॉलिड में लिक्विड डाला हुआ है, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, सॉलिड है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या है, लिक्विड है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही बेसिक सवाल है ये। अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर में आप इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कैसे कर सकते हो। तो योर आंसर शुड बी क्या, ऑप्शन बी सब्लिमेशन। वाई, क्योंकि हम सबको पता है कि अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सब्लिमेशन शो करता है, वो डायरेक्टली अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में अपनी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नमक तो होता नहीं है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन से दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ 100 grams of salt solution contains 20 grams of salt dissolved in it, the percentage of mass of solution is। अगेन बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको बताया गया है कि 100 ग्राम सॉल्ट सोल्यूशन में नमक कितना, यानी कि सॉल्ट कितना है, तो आपने बोला 20 ग्राम है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट आपको दिया गया है। मास ऑफ सोल्यूशन भी आपको क्लियरली दिया गया है, कितना है, 100 ग्राम है। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 20%। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये, इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी से बना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे पास आया है, ये बेसिकली 2017-18 ईयर का सवाल है और ये तेलंगाना स्टेट में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या जा रहा है कि मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि हमारे पास क्या आए हैं, मिसिबल लिक्विड्स आए हैं। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड्स जिनके बीच में बहुत ही पक्की फ्रेंडशिप होती है, बहुत ही गहरी दोस्ती होती है, और इसी पक्की फ्रेंडशिप के चलते हुए दोनों ही लिक्विड्स आपस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ है हमारे पास पानी और दूसरी तरफ है हमारे पास क्या, एसीटोन। अगर आप एसीटोन को देखोगे तो दिखने में अपीयरेंस वाइज वो पानी जैसा ही होता है। हाँ, बस एसीटोन की आप बोल सकते हो कि अलग से एक स्मेल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, लेकिन देखने में एसीटोन बिल्कुल पानी जैसा ही दिखता है। तो जब हम एसीटोन और पानी को मिक्स कर देते हैं तो आपके पास जो मिक्सचर आया है, इस मिक्सचर में से आप देख करके नहीं पता कर सकते हो कि इस मिक्सचर में पानी कहाँ है और एसीटोन कहाँ है। ठीक है, मिक्सचर तो हमने बना लिया मिसिबल लिक्विड्स का, लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये जो हमारे पास मिक्सचर आया है, इस मिक्सचर में से हम दोनों ही मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कैसे करें। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करो, ऑप्शन बी बोल रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करो, सी बोल रहा है क्रोमेटोग्राफी का, और डी बोल रहा है सेपरेटिंग फनल का। तो मेरे हिसाब से तो सी और डी सबसे ज़्यादा क्या है, गलत है ना। सेपरेटिंग फनल आप बोल सकते हो कि हम तब यूज़ करते हैं जब मिक्सचर को बनाने के लिए लिक्विड कंपोनेंट्स तो लगे हैं, लेकिन लिक्विड कंपोनेंट्स कैसे हो, इमिसिबल हो। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, ये तो फेमस ही होते हैं अपनी लड़ाई के लिए कि भाई पानी और तेल आपस में कभी भी मिक्स नहीं होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल में तेल और पानी का मिक्सचर डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं इस मिक्सचर को, है ना, अनडिस्टर्ब्ड। तो तेल की एक अलग लेयर बन जाती है, पानी की एक अलग लेयर बन जाती है, फिर एक एक करके लेयर को हटा लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। तो सेपरेटिंग फनल हम बोलते हैं कि इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिसिबल लिक्विड्स के लिए नहीं हो सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी भी नहीं होगा, बचा क्या, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट हो सकता है कि मैम अब क्या करें।
यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमको दिया ही नहीं गया है कि मिसेबल लिक्विड्स जो हम ले रहे हैं उन मिसेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर सवाल में दिया होता कि भाई बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज़्यादा है, मतलब इनफ डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो हम क्या करते, बिंदास जाकर के डिस्टिलेशन प्रोसेस को टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया है, और ना ही ये दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से कम है। अगर दिया होता तो हम क्या करते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे जाकर के टिक कर देते। अब क्या करें, कुछ मत करो। जब कुछ दिया ही नहीं है तो जो आपको दोनों ही आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं दोनों को मार्क करके आओ, इसमें डरने की क्या बात है। क्योंकि सवाल में आप बोल सकते हो कि बात तो बोली गई है लेकिन बात एकदम क्लियरली नहीं बोली गई है। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मेंशन किया होता, हिंट दिया होता, तो फिर हम क्या करते, एक ऑप्शन चूज करते। लेकिन जब ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तो फिर लगाओ दोनों पे टिक। तो ए और बी दोनों होगा क्या इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। व्हाट टाइप ऑफ कोलॉइडल सिस्टम इज फॉग। अच्छा, ये हम बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पूछा गया था सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 फॉग के बारे में पूछा गया है कि भाई जो फॉग है, यूपी में बहुत फॉग होता है, तो फॉग जो है वो किस टाइप का कोलॉइड है। ऑप्शन ए गैस इन लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड इन गैस, ऑप्शन सी लिक्विड इन लिक्विड, या लास्ट ऑप्शन डी सॉलिड इन गैस। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप टिक करेंगे क्या, ऑप्शन बी, कि हमारा जो फॉग है वो क्या है, लिक्विड इन गैस टाइप का कोलॉइड है ना। एयर में आप बोल सकते हो कि वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, तो एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। वाटर वेपर्स आप बोल सकते हो कि अपने लिक्विड स्टेट में रहती हैं, तो एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट जब होती हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉग। इसीलिए जब ठंड का मौसम आता है, जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है, तो ऐसे फॉग वाले मौसम में आप निकल जाओ वॉक करने के लिए, है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा गीला 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 हो गया, कपड़े गीले हो गए, कपड़े पसीज गए, है ना, मुंह पे भी ऐसा लगता है पानी पानी हो गया। क्यों, क्योंकि हम फॉग में चल रहे थे। तो फॉग बेसिकली होता क्या है, लिक्विड इन गैस, यानी कि एयर में वाटर वेपर्स सस्पेंडेड रहती हैं। ठीक है ना, तो इस सवाल में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, पहले भी बताया था, अभी भी, आज भी बताया है, और एक बार फिर से बोल देती हूँ कि जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हैं, 8 ही हैं, 9 तो होते नहीं हैं, तो सभी के सभी टाइप्स के एटलीस्ट आप एक एक एग्जाम्पल जो है याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे सवाल आ रहे हैं, बन रहे हैं, आप देख सकते हैं, और हर साल आता है। मतलब आप बोल सकते हो कि केमिस्ट्री का ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सवाल बनना ही बनना है। तो जिस टॉपिक के आने की पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो कि हर साल सवाल आता ही है, तो उस टॉपिक को तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पकड़ेंगे ना, इसीलिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये उत्तराखंड का सवाल है, मतलब उत्तराखंड स्टेट में पूछा गया था, ईयर वही चल रहा है अपना 2017-18। मड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मड क्या होता है भाई, ऑप्शन ए एरोसोल, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी सॉल, या लास्ट ऑप्शन डी यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है जेल। तो मेरे हिसाब से आप इस सवाल में टिक करके आओगे क्या, ऑप्शन सी सॉल। मड क्या है, मड आप बोल सकते हो कि सॉल का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। और अब ईयर अपना चेंज हो गया है, हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पीछे जाते जा रहे हैं। सबसे पहले हम रिसेंट ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं NTSC स्टेज 1 एग्जाम में वो हम करते हैं, और इसके बाद में पीछे पीछे जाते जाते हैं। तो 2016-17 का ये सवाल है, आंध्र प्रदेश स्टेट में पूछा गया था। द पाथ ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड व्हेन पास्ड थ्रू, यानी कि लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट होगा, चमकेगा, कब, जब वो पास करेगी थ्रू ऑप्शन ए ब्लड सोल्यूशन, ऑप्शन बी ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन मतलब क्या, सॉल्ट प्लस पानी, ठीक है ना, नमक में जब हम पानी, मतलब जो नमकीन पानी होता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्राइन सोल्यूशन। इसके अलावा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट है आपके साथ, आपके पास, उसमें आपने क्या करा है, मतलब पानी में आपने कॉपर सल्फेट डाल दिया है, तो वो बन गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। फिर इसके बाद में एसिटिक एसिड सोल्यूशन है, यानी कि आपके पास एसिटिक एसिड है और उसको आपने मिक्स कराया है किसके साथ, पानी में, पानी के साथ,
ठीक है। तो यहाँ पे सभी के क्या हैं, एक्वस सोल्यूशन है, ब्लड सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, एक्वस वाला एसिडिक सोल्यूशन है। तो हमारा सवाल क्या है, सवाल ये है कि इनमें से चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के सोल्यूशन से जब लाइट पास करेगी तो उसका जो पाथ होगा वो इल्यूमिनेट होगा। तो हम सबको पता है कि भाई बी, सी और डी, ब्राइन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और एसिटिक एसिड सोल्यूशन, ये तीनों ही बढ़िया सोल्यूशन तो हैं, लेकिन ये कैसे सोल्यूशन है, ये है ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स के साथ ट्रेजेडी क्या होती है कि बेचारे इतने छोटे होते हैं कि ऐसा नहीं है कि लाइट ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स से आकर के टकराती नहीं है, टकराती है, लेकिन वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि लाइट को स्कैटर करने की कोशिश करते भी हैं। ऐसा नहीं कि लाइट को स्कैटर करने की वो कोशिश नहीं करेंगे, करेंगे कोशिश, थोड़ी बहुत स्कैटरिंग वो कर भी देते हैं लाइट की, लेकिन वो स्कैटरिंग आप बोल सकते हो कि इतनी इनसिग्निफिकेंट होती है कि जो भी स्कैटर्ड लाइट है वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती है। एनसीईआरटी बुक में आपकी लिखा गया है क्लास 9th की कि स्कैटरिंग होती ही नहीं है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता देती हूँ कि अरे भाई होती है स्कैटरिंग। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से जब लाइट आकर के टकराती तो थोड़ी बहुत वो भी फैलती है, बिखरती है, लेकिन इतनी नहीं बिखरती है कि वो बिखरी हुई लाइट हमारी आंखों तक पहुंच जाए और हमको लाइट का पाथ दिखाई देने लग जाए। बचा क्या, हमारे कोलॉइड्स और हमारे सस्पेंशंस। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है वो क्या है, एक कोलॉइड है। और हम सबको पता है कि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि जब लाइट उनसे आकर के टकराती है तो टकरा कर के बिखरती है, स्कैटर होती है, और स्कैटरिंग कैसी होती है, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होती है, यानी कि यही स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है तो हमें लाइट का पाथ दिखाई देने लग जाता है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है हमारे पास, स्टेप्स ऑफ एन एक्टिविटी फॉर बॉइलिंग पॉइंट अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर आर जम्बल्ड बिलो, करेक्टली अरेंज्ड ऑप्शन इज। ये सवाल ईयर तो अपना वही है, कर्नाटका स्टेट में पूछा गया है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बॉइलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। बॉइलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का मतलब क्या है, देखो आप बोल सकते हो कि आपके पास एक लिक्विड है, कौन सा ले, पानी ले लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास क्या है, पानी है। अब पानी को आपने कहाँ रखा है, आप बोल सकते हो कि आपने एक उसको ओपन वेसल में रखा है और अब आप क्या कर रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पानी को हमको बॉईल करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे कि मैम पानी को बॉईल करवाने के लिए हमें सबसे पहले पानी को हीट करना पड़ेगा। इस हीटिंग से जब पानी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब जाकर के पानी क्या करेगा, बॉईल करेगा। यानी कि पानी जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तभी तो वो बॉईल करना शुरू करेगा। इस समय हम कर क्या रहे हैं, पानी को हम बॉईल तो करवा रहे हैं लेकिन एक ओपन वेसल में, खुले बर्तन में रख करके पानी को बॉईल करवा रहे हैं। अब जिस समय हमने पानी को ओपन बर्तन में रखा है उस समय पानी के बर्तन के आसपास जो एयर है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, एक प्रेशर होगा। ये प्रेशर कहाँ लग रहा होगा, पानी के ऊपर लग रहा होगा। पानी की जो वेपर्स हैं बेसिकली, इन वेपर्स के ऊपर वो प्रेशर लग रहा होगा कि भाई तुम कहाँ रहो, तुम पानी में ही रहो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज प्रेशर को कम कर दे रहे हैं। वो वाला प्रेशर जो कि पानी के ऊपर लग रहा है, पानी की मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रहा है, उस प्रेशर को हमने कम कर दिया। अब जहां हमने प्रेशर को कम किया वैसे ही पानी के मॉलिक्यूल्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी कि भाई जो प्रेशर हमको सरफेस को छोड़ने से रोक रहा था, अब वो प्रेशर क्या हो चुका है, कमजोर पड़ चुका है। तो अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो और आप बोल सकते हो कि आवारा टाइप के हो जाएंगे। कि पानी के मॉलिक्यूल सोचेंगे कि यार हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा था कि तुम कहाँ रहो, पानी में ही रहो, वो प्रेशर तो अब कमजोर पड़ गया है, तो अब हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो और क्या होंगे, तेजी के साथ सरफेस को छोड़ने लग जाएंगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर आपने पानी में, या आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रेशर जो कि पानी के ऊपर लग रहा था, अगर वो प्रेशर को आपने कम कर दिया है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। हमको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, जो प्रेशर पानी के ऊपर लग रहा है उसको अगर हम कम कर दे रहे हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रेशर, ठीक है ना, जो प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंटेनर में ही रख रहा था वो प्रेशर ही कमजोर पड़ गया। तो अब क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स और आवारा होकर के जल्दी 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 क्या करेंगे, कंटेनर से भागते जाएंगे, यानी कि पानी अपने वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा।
तो जहां आपने प्रेशर कम किया वहां पे आप बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हम रिड्यूस्ड प्रेशर के अंडर ही बॉइलिंग कर रहे हैं और ये एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी के यहाँ पे कुछ आप बोल सकते हो कि स्टेप्स दिए गए हैं, लेकिन ये सभी के सभी स्टेप्स कैसे हैं, जम्बल्ड फॉर्म में हैं, उलट पुलट हो जा मतलब हैं। तो आपको इनको सभी को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, कूल द फ्लास्क ओवर रनिंग वाटर फ्रॉम अ टैप केयरफुली। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि ये मतलब किसी एक स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, है ना। हमारे पास जो भी लिक्विड है उसको हम रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर क्या करवा रहे हैं, बॉइलिंग करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि हमारा जो फ्लास्क होगा उसको हम कूल करेंगे। कैसे कूल करेंगे, तो कूल द फ्लास्क ओवर रनिंग वाटर फ्रॉम अ टैप केयरफुली, यानी कि नल के पानी से जो भी हमारा फ्लास्क होगा उसको हम ठंडा करेंगे। तो ये तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि शुरुआत यहाँ से बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सेकेंड क्या है स्टेटमेंट, वाटर इनसाइड द फ्लास्क स्टार्ट्स बॉइलिंग अगेन। ये भी नहीं हो सकता कि फ्लास्क के अंदर जो पानी है वो दोबारा से बॉईल होने लग जाएगा। पहली बार तो बॉईल कर लें, तब जाकर के हम क्या करेंगे, अगेन बॉईल करेंगे। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क। ये बिल्कुल सही है कि हम क्या कर रहे हैं, एक कप पानी ले रहे हैं, कहाँ, कोनिकल फ्लास्क में। तो आप बोल सकते हो कि पहला स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गैसेस इन द फ्लास्क आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्टीम प्रोड्यूस्ड। अब क्या हुआ कि हमने कोनिकल फ्लास्क में जो एक कप पानी था वो तो हमने ले लिया, अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखते रहेंगे क्या उसको नहीं, उसको हम हीट करेंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो भी स्टीम प्रोड्यूस होगी उस स्टीम से क्या होने वाला है, फ्लास्क में जो गैसेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, बेसिकली रिमूव हो जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि आपने कोनिकल फ्लास्क में एक कप पानी ले लिया, अब उसको आप करोगे क्या, उसको हीट करोगे ताकि जो भी स्टीम प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा, फ्लास्क में जो भी गैसेस है वो रिमूव हो जाएगी। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आप बोल सकते हो कि बिल्कुल कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, सीरीज में चल रहे हैं। फिफ्थ क्या बोल रहा है कि बॉइल द वाटर विदाउट क्लोजिंग इट्स माउथ। अरे नहीं, रोको, थर्ड के पहले ना फिफ्थ आएगा। ठीक है, थर्ड के पहले फिफ्थ आएगा कि आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या करा है, एक कप पानी ले लिया है। अब इसके बाद में उस पानी को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे बिना फ्लास्क का माउथ क्लोज करे। कितने टाइम के लिए, तो आप बोलोगे 3 मिनट के लिए। तो ये अब बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, कि हमने फ्लास्क में एक कप पानी ले लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, उस पानी को बॉईल करेंगे विदाउट क्लोजिंग द माउथ ऑफ द फ्लास्क फॉर 3 मिनट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि 5 के बाद क्या आना चाहिए, फोर्थ स्टेटमेंट आना चाहिए कि जब आप कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए पानी को हीट करोगे 3 मिनट के लिए, तो जो भी स्टीम प्रोड्यूस होगी उससे जो भी गैसेस हैं फ्लास्क में वो सब क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद में सिक्स्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, क्लोज द फ्लास्क विथ रबर कॉर्क। ये भी बिल्कुल सही है कि जब फ्लास्क के अंदर की गैसेस क्या हो चुकी है, निकल चुकी हैं। फ्लास्क के अंदर कौन सी गैस होगी भाई, पानी में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन ही होती है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन ही क्या होने वाली, निकलने वाली है। तो जब आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो अब आप क्या करोगे, रबर कॉर्क से जो फ्लास्क है उसको आप क्लोज कर दोगे। तो थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और सिक्स्थ एक काम करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे अभी तक हमारा ये जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, थर्ड है, फिर फर्स्ट है, फिर फिफ्थ है। नहीं, हमारा तो थर्ड के बाद फिफ्थ आना चाहिए। ऑप्शन बी क्या है, थर्ड है, फिर फिफ्थ है, फिर फोर्थ है, फिर सिक्स्थ है। अभी तक आप बोल सकते हो कि ऑप्शन बी के साथ क्या हो रहा है, हम मैच करते आ रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, मतलब ऑप्शन सी बोल रहा है कि फर्स्ट वाला पहला स्टेटमेंट होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी तो बहुत ही गलत है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला पहला स्टेटमेंट होगा। अगर फिफ्थ पहला स्टेटमेंट है भैया तो फिर थर्ड कहाँ जाएगा, इसका मतलब डी भी गलत है। तो बेसिकली हमारी अब लड़ाई चलेगी किसके साथ, ए और बी के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हम बी के साथ ही जाएंगे। 2 बच्चे उनको भी अरेंज कर ही देते हैं। हाँ, तो 6 तक तो हो गया, 3 से 6 तक अपन ने अरेंज कर दिया। अब बचा क्या, 1 और 2। तो हमने फ्लास्क का जो माउथ है उसको हमने सील कर दिया रबर कॉर्क से। अब क्या करेंगे, कूल द फ्लास्क ओवर रनिंग वाटर फ्रॉम अ टैप केयरफुली। वाटर इनसाइड द फ्लास्क स्टार्ट्स बॉइलिंग अगेन। देखो, जब आप फ्लास्क का माउथ रबर कॉर्क से बंद कर दोगे, इसके बाद में क्या होगा, जो पानी होगा वो दोबारा से आप बोल सकते हो कि क्या होगा, बॉईल होने लग जाएगा।
लेकिन अगर आप पानी को दोबारा से बॉईल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपने पानी को ठंडा करवाया होगा। उस हिसाब से जैसे ही आपने फ्लास्क के माउथ को क्या किया है, रबर के कॉर्क से बंद किया है, इसके बाद में आप क्या करोगे, उस फ्लास्क को आप नल के पानी से पहले ठंडा करवाओगे। जब वो ठंडा होगा इसके बाद में फिर से आप क्या करोगे, पानी को बॉईल होने के लिए रखोगे। यानी कि 6 के बाद आना चाहिए 1, 1 के बाद आना चाहिए 2। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे भाई, ऑप्शन बी को ही मार्क करेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल, द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड। ये 2016-17 का सवाल है, मध्य प्रदेश स्टेट में ही पूछा गया है कि भाई प्रोडक्ट जो आपके पास बना है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने मिल करके प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कैसी हैं, अलग हैं। तो वो है क्या चीज, वो प्रोडक्ट है क्या, क्या एक मिक्सचर है, क्या एक एलिमेंट मतलब एलिमेंट्स है, क्या वो कंपाउंड है, या क्या वो ऑप्शन डी एसिड है। तो भाई मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, कि हमको पता है कि जो भी कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से कैसी होती हैं, अलग होती हैं। चैप्टर 1 में हमने, नहीं चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 2 में ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हमारे पास जो आयरन सल्फाइड आता है वो आयरन सल्फाइड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिविजुअल आयरन और सल्फर एलिमेंट्स से कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो कंपाउंड ही होगा क्या इस सवाल का सही जवाब, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि अ कलरलेस गैस, ये अच्छा सवाल है वैसे ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार मार्क कर लेना। ये उड़ीसा स्टेट में बेसिकली पूछा गया है कि अ कलरलेस गैस S1 produced on treating concentrated H2SO4 with common salt is introduced into one end of a glass tube। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि हमारे पास concentrated H2SO4 है, इसको जब हमने ट्रीट कराया कॉमन सॉल्ट के साथ, तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेसिकली NaCl। तो इनके बीच में ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन होगी। रिएक्शन से यहाँ पे क्या होने वाला है आप इसको तोड़ करके बता सकते हो। H2SO4 जो है अपने आयंस में टूटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H पॉजिटिव, ये हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव। ये टूटेगा किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, Na पॉजिटिव को SO4 2 नेगेटिव के साथ जोड़ सकते हो। क्या बोला मैंने, Na पॉजिटिव को SO4 2 नेगेटिव के साथ जोड़ सकते हो। तो जोड़ने पे क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। प्लस आप क्या कर सकते हो, H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के साथ जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो जीवन गैस की बात हो रही है वो कौन है, HCl गैस ही है, ठीक है। तो H2SO4 और NaCl को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो Na2SO4 बनता है और HCl बनता है, और HCl क्या है, डेफिनेटली जीवन गैस है, ठीक है। Through the other end, another pungent smelling colorless gas G2 of molecular formula 17 is introduced। अब क्या हुआ कि हमने दूसरे एंड से क्या करा है, एक और G2 नाम की कलरलेस गैस को जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। कलरलेस तो है और साथ ही साथ हम बोल रहे हैं कि पंजेंट स्मेलिंग गैस है। और एक और खास बात क्या दी गई है कि उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है, कितना है, 17 है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये क्या है, ये है अमोनिया यानी कि NH3। एक बार चेक कर लें क्या, नाइट्रोजन का मास कितना होता है भाई, अगर हम NH3 की बात कर ही रहे हैं तो अमोनिया गैस की, तो अमोनिया गैस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए नाइट्रोजन का एक एटम लगता है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स लगते हैं। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, एक एटम का मास होता है 14। कितना होता है, 14। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो यानी कि यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3। तो 14 प्लस 13 कितना होता है, 17। तो देखो आ गया क्या अपना मॉलिक्यूलर मास 17। तो डेफिनेटली ये कौन सी गैस है, G2 नाम की गैस अमोनिया ही है, NH3 ही है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हुआ क्या कि हमने हमारे पास जो G1 और G2 गैस हो रही है, G2 गैस भी हमारे पास आ चुकी है। अरे G2 गैस कौन सी आई है अपनी, अमोनिया।
तो क्या यहाँ पे हम अमोनिया और HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं? यस। तो हमारे पास जो G1 और G2 गैसेस आई हैं इनको हम क्या कर रहे हैं? आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या होगा? HCl प्लस अमोनिया बन जाएगा, मतलब बन जाएगा क्या? अमोनिया तो हमने, अमोनिया गैस तो हमने डाली ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्या बनेगा? NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, ठीक है ना। व्हाइट PPT टाइप का होता है ये। अच्छा ठीक है, ये बन गया अपना अमोनियम क्लोराइड। अब क्या बोला गया है? अ व्हाइट सब्लिमेट एस इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ट्यूब। अब जब HCl और अमोनिया गैस आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप देख सकते हो कि क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। और सवाल में बोला गया है कि व्हाइट सब्लिमेट जो है ना प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेटली अमोनियम क्लोराइड के लिए हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है? एक सॉल्ट होता है व्हाइट कलर का, जो कि क्या करता है? सब्लिमेशन में उतरता है। तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि ये जो एस नाम के प्रोडक्ट की बात हो रही है वो और कोई नहीं, वो है अपना अमोनियम क्लोराइड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बोथ द गैसेस G1 एंड G2 आर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि HCl गैस और अमोनिया गैस दोनों ही क्या होती है? पानी में सॉल्युबल होती है। तो ये गलत तो है नहीं, सही है। और अगर सही है इसका मतलब क्या? हमारे सवाल का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है। नाउ सब्लिमेट S कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। देखो मैं आपको अभी बता देती हूँ, वैसे तो जब हम अपना एटम वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड कैसा बनता है, क्या होता है। लेकिन अभी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता भी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स की, आप बोल सकते हो कि कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो उससे बनता है आयोनिक बॉन्ड, और जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उससे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एस नाम का जो सब्लिमेट बना है, हमको पता है कि वो कौन है? अमोनियम क्लोराइड है। तो अगर हम अमोनियम क्लोराइड को देखेंगे तो जो नाइट्रोजन का एक एटम होगा ना, वो पता है क्या करेगा? नाइट्रोजन का एक एटम आप बोल सकते हो कि 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, नाइट्रोजन का एक एटम 4 हाइड्रोजन के एटम्स के साथ क्या करने वाला है? उनके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने वाला है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वहां पे आप समझ लीजिए कि क्या बना है? कोवेलेंट बॉन्ड बना है। फिर इसके बाद में होगा क्या कि ये बन जाएगा अमोनियम आयन। क्या बन जाएगा? ये अमोनियम आयन। फिर इसके बाद में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा। तो आप देख सकते हो ना भाई हुआ क्या? देखो फिर से देख लो, आप HCl और NH3 को क्या कर रहे हो? आपस में रिएक्ट करवा रहे हो। तो ये जो HCl है ना, ये सपोज कुछ ऐसे टूटा, ये कैसे टूटा? ऐसे टूटा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव निकल करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन बन जाएगा। अब अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलके क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आयंस के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यानी कि डेफिनेटली जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड आया है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स किसके बीच में हो रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में। आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? अमोनियम आयन के बीच में और क्लोराइड आयन के बीच में। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा सेंटेंस क्या है कि सब्लिमेट S व्हेन ट्रीटेड विद कॉस्टिक सोडा लिबरेट्स G2 गैस। यानी कि आपके पास क्या है? अमोनियम क्लोराइड है और इसको अगर आप क्या करोगे? सोडियम, अच्छा कॉस्टिक सोडा है ना, कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप अमोनियम क्लोराइड को कॉस्टिक सोडा के साथ क्या करने वाले हो? यहाँ पे ट्रीट करने वाले हो, तो क्या रिएक्शन होगी भाई? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि NaCl बन जाएगा प्लस पानी बन जाएगा प्लस हम बोलेंगे कि अमोनिया गैस भी निकल आएगी। आई बात समझ में? तो जब आप अमोनियम क्लोराइड को कॉस्टिक सोडा के साथ में ट्रीट करोगे तो NaCl बनेगा और आप बोल सकते हो कि पानी बनेगा और हम बोलेंगे कि जो अमोनिया गैस है वो भी निकल आई। तो अमोनिया गैस ही क्या थी? हमारी G2 गैस थी। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जब हम सब्लिमेट को S को कॉस्टिक सोडा के साथ में ट्रीट करवाएंगे तो G2 गैस जो है वो अपनी रिलीज होगी। बिल्कुल सही बात है। लास्ट क्या है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ G1 एंड G2 गैसेस एसिडिक इन नेचर। ये क्या बात हुई भाई? HCl गैस को पानी में डालोगे तो चलो वो जो मतलब आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा? एसिडिक एक्वस सोल्यूशन आएगा। लेकिन अमोनिया को जब आप पानी में डालोगे तो फिर तो वो बेसिकली क्या बनने वाला है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है।
तो वहां पे तो आप बोल सकते हो कि वो क्या होता है, एक बेस होता है। तो आप बोलोगे कि अमोनिया गैस का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो एसिडिक नहीं होगा, वो बेसिक होगा। यानी कि आधी बात यहाँ पे गलत सही थी जीवन तक, और आधी बात क्या होगा, ये गलत हो गई। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन डी होगा क्या इस सवाल का सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन डी में बोला गया है कि अमोनिया गैस का भी जो आप बोल सकते हो कि एक्वस सोल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक नहीं होता, वो होता है बेसिक। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। यानी कि आपके पास इस सवाल में कुछ 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से वाले स्टेटमेंट्स कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ कोलॉइड इज अ होमोजेनस मिक्सचर। पहला ही स्टेटमेंट क्या गलत, कोलॉइड दिखने में होमोजेनस होता है लेकिन असलियत में कोलॉइड क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि ये वाला तो गलत है। सेकेंड क्या है, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। ये बात तो सही है कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, तो ये तो बात सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ये बिल्कुल सही है कि माना कि कोलॉइड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनको ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इतने बड़े तो होते हैं कि वो क्या कर सके, लाइट को स्कैटर करवा सके, जिसके कारण लाइट का जो पाथ होगा वो विजिबल रहेगा। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो कि सही है। तो हम क्या करेंगे, ABCD में से कौन सा चूज करेंगे, मेरे ख्याल से डी चूज करेंगे, है ना। डी में बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए अच्छा, बी और डी ये दोनों ही आई गेस एक जैसे हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से डी में कुछ करेक्शन होगा। डी में या तो ऑप्शन 1 को भी ऐड किया गया होगा या कुछ तो भी किया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो बी को ही हम ले लेते हैं। बी में भी सेम चीज़ बोली जा रही है कि सेकेंड और थर्ड क्या है, करेक्ट है। तो डी में कुछ करेक्शन होगा। एक काम करो ना, करेक्शन क्या, ऐसा लिख लो, ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा कर लो तो अपना ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बी और डी दोनों ही सेम है, तो डी में कुछ करेक्शन होगा। तो करेक्शन आपको मैं करवा देती हूँ कि ओनली थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो हाँ सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं कि what will be the mass by mass percentage of a solution containing 30 grams of common salt in 220 grams of water। अच्छा, तो हमको फिर से क्या करना है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है एक सोल्यूशन का। इस सोल्यूशन में कॉमन सॉल्ट कितना है, यानी कि कॉमन सॉल्ट मतलब कि सॉल्यूट, है ना। तो सॉल्यूट हमारे पास यहाँ पे कितना है, 30 ग्राम है, और इस 30 ग्राम नमक को, सॉल्यूट को कितने पानी में डिसॉल्व किया गया है। तो पानी बेसिकली यहाँ पे क्या है, पानी है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, 220 ग्राम्स दिया गया है। अब आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन निकालना है सोल्यूशन का, इस सॉल्ट सोल्यूशन का। कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो न्यूमरेटर की तो दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, कितना है, 30 ग्राम है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए है, मास ऑफ सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे मास ऑफ सोल्यूशन, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन के। सॉल्यूट का मास कितना है भाई, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 30 ग्राम है, सॉल्वेंट का कितना है, 220 है, तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना। तो 250 ग्राम आप बोल सकते हो कि क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन है। अब जब आ चुका है मास ऑफ सोल्यूशन, तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे और रख करके क्या करेंगे, पूरे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर का 1 0 नीचे के 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 25 होता है, 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, है ना। कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो आप बोल सकते हो कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी 12%। आसान था ना, बस आपको करना ये है कि
सवाल को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि मासेस किस किस चीज़ के दिए गए हैं। ये यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक मत करना कि सोल्यूशन का मास दिया गया है, पूरे सॉल्ट सोल्यूशन का ही मास दिया गया है, नहीं, सॉल्वेंट का पानी का मास दिया गया है, तो सोल्यूशन का मास निकालने के लिए आपको दोनों को ही ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करके आप क्या करोगे, फॉर्मूला में पुट करोगे वैल्यूज़ को, और फिर इसके बाद में कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, कुछ इससे डिफिकल्ट हमने सॉल्व कर लिए, तो फिर ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर, कि विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स ए एंड बी हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स 56 डिग्री सेल्सियस एंड 65 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। देखा जाए तो ये जो सवाल है वो 2016-17 ईयर का है, राजस्थान स्टेट में पूछा गया था, और ये वही सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अभी थोड़ी ही देर पहले, कि हमारे पास फिर से क्या हुआ है, एक मिक्सचर आया है दो मिक्सेबल लिक्विड्स का, और सवाल ये है कि अब इन दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कैसे करें। लेकिन यहाँ पे सवाल में फॉर अ चेंज हमको दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के जो उनके रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस, और जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 65 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दोनों ही लिक्विड कंपोनेंट्स के रिस्पेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मिक्सचर है कैसा, दो मिक्सेबल लिक्विड्स का, तो हम क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन लगा देते हैं। ये बात सही है, लेकिन जब सवाल में बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये देखें कि बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना निकल करके आ रहा है। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, तो 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 56 डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आप देख सकते हो कि जो 9 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स में, ये काफ़ी कम है। यानी कि जैसे ही आपके मिक्सेबल लिक्विड्स का मिक्सचर जो है उसका टेम्परेचर पहुंचेगा कितना, 56 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे आकर के लिक्विड ए जो है वो तो अपनी वेपर्स बनवाएगा ही। क्यों, क्योंकि भाई 56 डिग्री सेल्सियस क्या है, लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस टेम्परेचर पे आकर के लिक्विड ए तो क्या होगा, अपनी वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ जो लिक्विड बी है उसको गलतफहमी हो जाएगी, उसको लगेगा कि 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच चुका है, अब थोड़ी ही देर बाद मेरा भी बॉइलिंग पॉइंट आने वाला है, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने ही वाला है। तो इस गलतफहमी के चक्कर में जो लिक्विड बी है वो भी अपनी वेपर्स निकालना शुरू कर देगा। डिफरेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा ही है, कि एक का बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं कि दूसरे को लगेगा कि मेरा भी आने वाला है, तो ये तो अपनी वेपर्स बनवाएगा ही, इसकी भी वेपर्स बनने लग जाएंगी, तो इस तरह से तो सेपरेशन हो नहीं पाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन नहीं, यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा भाई, ऑप्शन बी। क्लियर है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि मिक्सेबल लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज। अच्छा, अब आपको बताना है लिक्विड्स होना चाहिए यहाँ पे, है ना। मिक्सेबल लिक्विड्स कौन से हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए अल्कोहल इन वाटर, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी ऑयल इन वाटर, या लास्ट ऑप्शन डी केरोसिन इन वाटर। देखा जाए तो सी और डी तो वहाँ गलत है, केरोसिन भी क्या है, एक ऑयली तो होता है, तो आप बोल सकते हो कि ऑयल और पानी के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती है, ये दोनों ही क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है एक दूसरे के साथ। रही बात मिल्क की, तो मिल्क में आप बोल सकते हो कि एक नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट जो है प्रेजेंट होता है, लैक्टा अल्ब्यूमिन, जिसका नाम मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, मिल्क में जो फैट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको किसी तरीके से पानी के साथ जोड़ के रखता है, अदरवाइज क्या हो, मिल्क से भी आप बोल सकते हो कि जो फैट है वो अलग हो जाए। और जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इतना तेज़ी के साथ घुमाते हैं मिल्क को, इतने हाई स्पीड के साथ कि मिल्क में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं, टकराने के कारण क्रीम बना लेते हैं, और क्रीम क्योंकि हल्की होती है तो वो ऊपर उठ के आ जाती है, तो पूरा का पूरा जो फैट है वो क्रीम के फॉर्म में बाहर निकल आता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अल्कोहल इन वाटर की, तो ये क्या है, ये है बढ़िया एक मिक्सेबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल, ठीक है ना। अल्कोहल और पानी इतने बढ़िया तरीके से मिक्स होते हैं एक दूसरे के साथ में कि उनको आप बोल सकते हो कि नॉर्मल टेक्निक से सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन एलिमेंट है। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी वाटर, या लास्ट ऑप्शन डी ग्लूकोज। बहुत ही आसान सा सवाल है, लड्डू सवाल। ऑप्शन ए मरकरी। मरकरी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है,
बाकी अमोनिया, पानी, ग्लूकोज, ये सब के सब क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, द डाई ऑफ एन इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, इंक में जो डाई, जो अलग अलग कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करें। तो ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन से, ऑप्शन बी सब्लिमेशन से, ऑप्शन सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, या लास्ट ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी। यस, इट शुड बी क्रोमेटोग्राफी, है ना। क्रोमेटोग्राफी से हम क्या करते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स को, अलग अलग कलर्स को, डाई को जो भी इंक में प्रेजेंट है उन सबको हटा देते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं, हटाते नहीं है, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज टीयर गैस। ऐसी कौन सी गैस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीयर गैस, यानी कि अगर वो गैस हम इनहेल कर लेते हैं तो खूब आंसू आने लगते हैं, हम सच में नहीं रोते हैं लेकिन हमारी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोपिक्रिन, या लास्ट ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए कि ऑप्शन सी क्लोरोपिक्रिन। ये एक ऐसी गैस है जिसको हम टीयर गैस कहते हैं, जब ये हमारे अंदर इनहेल हम कर लेते हैं अगर इसको गलती से कभी, तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, टीयर गैस बोलते हैं, ठीक है ना। जब कभी वॉर वगैरह होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो अपोजिंग जो मतलब जो अपोजिशन होता है वो क्या करता है, टीयर गैस छोड़ देता है, तो सामने वाले जो हैं वो रोते रह जाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं। तो तरीका है, पहले के ज़माने में वॉर वगैरह में ये यूज़ होता था, है ना, कि किसी को ज़्यादा फिजिकल नुकसान ना हो, डैमेज ना हो, तो इसके लिए आंसू गैस, हाँ हिंदी में इसको आंसू गैस बोलते हैं, तो आंसू गैस जो है छोड़ दी जाती है ताकि सामने वाले के आंसू आते जाएँ तो फिर वो लड़ नहीं पाएगा, वो प्रोटेस्ट उतने अच्छे से, एफिशिएंसी कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है ना। आपने वो एक मूवी देखी होगी जिसमें लाफिंग गैस जो है रिलीज़ कर देते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं, मतलब एसी में जो गैस लगती है उसकी जगह पे लाफिंग गैस जो है ना डाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ एसी के वो वेंट्स होते हैं वहाँ वहाँ वो जो लाफिंग गैस है वो रिलीज़ हो जाती है, और जो भी लोग उसको इनहेल करते हैं तो वो पूरा टाइम हंसते रह जाते हैं। कुछ ऐसी क्या होती है, टीयर गैस होती है। तो सब याद रखेंगे क्या होगा, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है ना। चलिए, द मेथड टू प्योरीफाई द कोलॉइडल सोल्यूशन इज, कौन से मेथड से आप कोलॉइड को प्योरीफाई कर सकते हो। ऑप्शन ए पेप्टाइजेशन, ऑप्शन बी कोआगुलेशन, ऑप्शन सी डायलिसिस, या लास्ट ऑप्शन डी ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, डायलिसिस। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी किडनीज फेल होती हैं, किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना। अब जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम क्या करते हैं बेसिकली, मतलब जिसकी किडनी फेल हो गई है तो अब ब्लड को प्योरीफाई करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड तो भैया बॉडी के हर एक सेल तक जा रहा है। अब अगर किडनी ने अपना काम नहीं किया तो ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं वो बने रहेंगे, इनफैक्ट और एड ऑन होते जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहती हैं। सेल क्या करते हैं, तरह तरह के जो वेस्ट हैं वो किडनी में डालते जाते हैं, वो तो मतलब ब्लड में डालते जाते हैं, और ये ब्लड अल्टीमेटली कहाँ जाता है, किडनीज में जाता है। और किडनीज क्या करती हैं, इस ब्लड से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं उन सबको वो हटा देती है और ब्लड को प्योरीफाई कर देती है। लेकिन जब ये बीच की स्टेप होगी नहीं, यानी कि जब किडनीज अपना काम नहीं करेंगी तो ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिटेन रहेंगे, तो ऐसे में तो जो टॉक्सिसिटी है बॉडी में वो इंक्रीज होती जाएगी। इससे क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, सेल डैमेज हो सकते हैं, तो फिर ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ब्लड को प्योरीफाई करना ज़रूरी है। किडनी अगर ख़राब हुई है इसका मतलब ये नहीं कि किडनी को निकाल करके बाहर फेंक दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में हर एक, आप बोल सकते हो कि चीज़ की ज़रूरत होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस में क्या होता है कि जो भी ब्लड के जो टॉक्सिन्स वगैरह जो भी होते हैं, जितना भी वेस्ट होता है उन सबको निकाला जाता है। मतलब सबसे पहले तो पेशेंट की बॉडी से जो ब्लड है वो निकाला जाता है बाहर, पूरा पूरा नहीं, धीरे धीरे करके, है ना। तो ब्लड निकाला जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है मशीन में, और फिर इसके बाद में प्योरीफाइड ब्लड जो है दोबारा से बॉडी में डाला जाता है। तो ये आप बोल सकते हो कि हर 2 से 3 बार होता है मंथ में, है ना। मंथ में या वीक में भी कभी कभी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लॉस कितना हुआ है, डैमेज मतलब कितना डैमेज हुआ है किडनीज को, क्या हालत है पेशेंट की, उस हिसाब से। तो बेसिकली ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कोलॉइड ही तो है ना। तो अगर प्योरीफाई करने की बात आ रही है ब्लड को, कोलॉइड को प्योरीफाई करने की बात आ रही है, तो हम क्या करेंगे, डायलिसिस ही करते हैं। तो ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, द डिस्पर्जन ऑफ एनी लिक्विड इन अ लिक्विड इज नोन एज, लिक्विड इन लिक्विड क्या होता है, इमल्शन, है ना। मिल्क बढ़िया एग्जाम्पल है। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इमल्शन। नेक्स्ट क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवी वाटर, एक होता है हैवी वाटर, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने क्लोरोपिक्रिन याद किया है वैसे ही आप क्या करोगे, हैवी वाटर भी याद रखोगे। तो हैवी वाटर बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन ए D2O, ठीक है ना। जब हम एटम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगी, आइसोबार्स के बारे में बताऊंगी। तो वहाँ पे हम ये जो डी है ना, डी, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए आप ये याद रख सकते हो कि D2O क्या है, हैवी वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर डिफर बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट दीज लिक्विड्स। मतलब आप देख सकते हो कि साल चाहे बदल जाए लेकिन एक ना एक सवाल जो है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे या डिस्टिलेशन पे आता ही आता है। तो 2015-16 का सवाल है, अभी हमने 16-17 का सवाल सॉल्व किया था। चंडीगढ़ स्टेट में ये पूछा गया है कि भाई कौन सा ऐसा मेथड हम यूज़ करें उस मिक्सचर के लिए जिसको बनाने के लिए जो दो लिक्विड्स हमने लिए हैं उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिल्ट्रेशन। ऑप्शन बी सबसे बढ़िया है, डिस्टिलेशन पे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर इसके बाद में अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। आपको बताना है कि कौन कंपाउंड है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी एयर, या लास्ट ऑप्शन डी मरकरी। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ना। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O फॉर्मूला होता है किसका, वॉशिंग सोडा का। सॉर्टेड। चलो बाकी एयर हो गया, मरकरी हो गया, है ना। तो बेसिकली एयर आप बोल सकते हो कि मिक्सचर है, मरकरी एक एलिमेंट है, आयरन भी एक एलिमेंट है, बचा क्या, वॉशिंग सोडा। चलिए अगला सवाल, ओके, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। मैच द फॉलोइंग है आपके पास, जल्दी से इसको कर लेते हैं। कॉलम 1 में है आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब टाइप्स हैं कोलॉइड्स के, और कॉलम 2 में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइप ऑफ कोलॉइड्स के। मैच करना है बस। अगर हम बात कर, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इमल्शन की। इमल्शन सबसे आसान होता है, बच्चों को याद भी रहता है, ठीक है ना। तो इमल्शन में आप किसको टेक करोगे, मतलब इमल्शन को आप किसके साथ ज्वाइन करोगे, शेविंग क्रीम के साथ, फेस क्रीम के साथ, क्लाउड्स के साथ और जेली के साथ। मैंने आपको इसी सेशन में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था फेस क्रीम के ऊपर कि फेस क्रीम क्या होती है, इमल्शन होता है ना। तो इमल्शन को हम ज्वाइन करेंगे फेस क्रीम के साथ। जेल है तो जेल को हम किससे ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है ना कि हमारा जो जेलीज जो होती हैं हमारी, है ना, वो क्या है, बेसिकली जेल का ही एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या रहता है, सॉलिड रहता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, कुछ डिस्पर्ज फेस के नाम पे लिक्विड डाल देते हैं, तो इसलिए जेली ऐसी गिलगिली सी हो जाती है। तो जेल को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, जेली के साथ। अब बचा क्या, फोम। फोम हम सबको पता है कि फोम का एग्जाम्पल क्या होगा, शेविंग क्रीम। जैसे हमारी विप्ड क्रीम होती है ना, मैंने आपको समझाया था पहले भी कि विप्ड क्रीम होती है ना, विप्ड क्रीम में क्या होता है, हमारे पास एक हैवी क्रीम होती है, जो नॉर्मल आप बोल सकते हो कि फुल फैट मिल्क जो होता है उसमें से हम उसकी क्रीम निकाल लेते हैं। तो आपके पास एक काफ़ी गाढ़ी सी लेकिन लिक्विड कंसिस्टेंसी की आपके पास क्या आती है, एक हैवी क्रीम आती है। उस हैवी क्रीम से आपको विप्ड क्रीम बनानी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको केक के ऊपर उसकी आइसिंग करनी है, तो आइसिंग के लिए आपको क्रीम चाहिए है। अब जो आपके पास क्रीम है वो लिक्विड है, उसकी आप आइसिंग नहीं कर सकते, आपको विप्ड क्रीम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत तेज़ी के साथ उस विप्ड क्रीम को क्या करते हैं, फेंटते हैं। उस मतलब सॉरी, जो आपके पास हैवी क्रीम आई है उसको हम क्या करते हैं, फेंटते हैं, है ना। और फेंटने से बेसिकली क्या होता है कि उस हैवी क्रीम के अंदर एयर आ जाती है। तो जो आपके पास क्रीम थी वो क्या थी, लिक्विड थी। अब उसको आप इतना फेंट रहे हो, उतना फेंट रहे हो कि उसके अंदर क्या भर चुकी है, एयर भर चुकी है। तो एयर भर जाने के कारण क्या होता है कि वो जो क्रीम है वो काफ़ी थिक हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं विप्ड क्रीम। और इस विप्ड क्रीम को आप आसानी से केक के ऊपर उसकी आइसिंग कर सकते हो, वो क्रीम नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है ना। तो लिक्विड था आपके पास, उसमें आपने एयर या गैस डाली है, इसका मतलब आपने फोम बनाया। तो बेसिकली शेविंग क्रीम क्या है, एक फोम ही है। और लास्ट एरोसॉल है, उसको हम जोड़ेंगे किसके साथ, क्लाउड्स के साथ। तो अब हम एक करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि फर्स्ट का थर्ड है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि फर्स्ट का थर्ड है, हाँ ठीक है। सेकंड का फर्स्ट है, ये भी ठीक है। थर्ड का एक मिनट, सेकंड का क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट, हाँ। थर्ड का ये क्या बोल रहा है, 2 है, नहीं, थर्ड का तो 4th होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, फर्स्ट का सेकंड है,
नहीं, फर्स्ट का सेकेंड नहीं, फर्स्ट का थर्ड होना है, तो ए बी दोनों गलत हैं। सी क्या है, फर्स्ट का थर्ड है, सेकेंड का फर्स्ट है, थर्ड का फोर्थ है और फोर्थ का 2 है, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution, the same solution as before, required to neutralize it will be. तो हुआ क्या कि आपके पास 10 ml solution था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि क्या है 10 ml आपके पास क्या था, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड था, जो कि क्या है एक बेस है, और आपके पास क्या था 8 ml HCl था, जो कि क्या है एक एसिड है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहाँ पे बेसिकली आप बोल सकते हो कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब क्या हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो कि 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ने 8 ml HCl को क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो इनका रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आएगा, NaOH और HCl का रेशियो कितना आ सकता है इनकी क्वांटिटीज का, 10 ml बाय 8 ml, ml से ml कटेगा, 2 5 10, 2 4 8, तो 5/4 का रेशियो आया है। यानी कि अगर आप 5 हिस्से लेते हो NaOH के, तो वो 5 हिस्से 4 हिस्से ऑफ HCl को क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इतना है समझ में कि अगर आपके पास 5 हिस्से हैं किसके, NaOH के, तो ये 5 हिस्से मिल करके 4 हिस्से ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब हमने क्या करा है, 20 ml सोल्यूशन लिया है NaOH का। अब हमने दूसरी वॉल्यूम कितनी ली है NaOH की, बेस की 20 ml। अब आपको पूछना है, मतलब आपको बताना है कि ये जो 20 ml NaOH है ये कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हमने एक रेशियो निकाल लिया है कि भाई 5/4, कि 5 हिस्से ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज कर सकता है 4 हिस्से ऑफ HCl। तो 5 हिस्से के बराबर क्या हो जाएगा, अपना न्यू वॉल्यूम ऑफ NaOH कितनी है, 20 ml है, और जो दूसरी मतलब जो 20 ml NaOH है ये कितना ml HCl को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसको हम ले लेते हैं कितना, x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, x को यहाँ ले जाओ, 4 को यहाँ ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 यानी कि 16 ml। तो आप बोल सकते हो कि 20 ml जो है NaOH का, वो 16 ml आप बोल सकते हो कि HCl को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। इस सवाल को करने का दूसरा मेथड भी है, लेकिन हम जाएंगे इस मेथड के साथ ही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि और भी इस सवाल में ट्विस्ट आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाला मेथड फॉलो करना ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो बता दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मास इन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो मतलब मासेस का रेशियो क्या होता है। तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H के एक एटम का मास 1U, 2 का कितना हो जाएगा 2U, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16U, U से U गया, 2 1 2, 2 2 मतलब 2 8 16, तो कितना हो जाएगा 1:8। तो ऑप्शन ए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सी जो आंसर में दिया गया है वो गलत है, पूछा बाय मास ही है ना, तो हाँ मास के हिसाब से तो जो रेशो है वो 1:8 ही आता है। तो यहाँ पे करेक्शन करना और ऑप्शन ए कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट, इनमें से कौन टिंडाल इफेक्ट शो करेगा, कौन सा वाले ऑप्शन का कॉम्बिनेशन। ऑप्शन ए क्या है, मिल्क प्लस पानी, ऑप्शन बी सॉल्ट प्लस पानी, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट प्लस पानी, या लास्ट ऑप्शन डी अल्कोहल प्लस पानी। तो मेरे हिसाब से हम सब का जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन ए मिल्क प्लस पानी, क्योंकि ये क्या बनेगा एक कोलॉइड बनेगा। बाकी तीनों क्या बनने वाले हैं, सोल्यूशन बनने वाले हैं। तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स के साथ तो क्या होती है, ट्रेजेडी होती है ना, कि बेचारे इतने छोटे होते हैं कि लाइट की सिग्निफिकेंट अमाउंट में स्कैटरिंग नहीं कर पाते हैं। बाकी जो ऊपर वाला है वो तो क्या होगा, कोलॉइड ही बनेगा, तो बढ़िया से जो है ना टिंडाल इफेक्ट शो करेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल क्या है, फिर से हमारे पास मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आ चुका है। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कॉलम 1 में आपके पास क्या है, वॉशिंग सोडा है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, सस्पेंशन भी है, कोलॉइड भी है। तो एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, कोलॉइड के साथ करते हैं। ये एक काम करो, सस्पेंशन का मुझे एक क्लियर कट मैच दिखाई दे रहा है। क्या है, सस्पेंशन को हम ज्वाइन कर सकते हैं Z के साथ। Z क्या बोल रहा है, पार्टिकल्स सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ोगे, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे जा करके बैठ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम थर्ड को Z के साथ में जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताया था। कितना बताया था, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये जो हमने 10H2O लगाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस सॉल्ट से इतने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये बात सही है कि वॉशिंग सोडा के पास क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फिर इसके बाद में क्या है, कोलॉइड। कोलॉइड के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, अब क्या बचे हैं, 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, W और Y। W क्या बोल रहा है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और Y क्या बोल रहा है, कोआगुलेशन टेक्स प्लेस ऑन एडिशन ऑफ सॉल्ट। तो मेरे हिसाब से हम ये क्या करना चाहिए, 4th को ज्वाइन करना चाहिए Y के साथ, बचा सल्फ्यूरिक एसिड उसको हम जोड़ देंगे W के साथ। ठीक है ना। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि हमारे इस मैच को जो है ना इंडिकेट कर रहा हो। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट का W होना चाहिए, फर्स्ट का W होना चाहिए, नहीं फर्स्ट का X होना चाहिए, गलत है ये। बी बोल रहा है कि फर्स्ट का X होना चाहिए, बी बोल रहा है कि फर्स्ट का X होना चाहिए, हाँ ये तो सही है। फिर बोल रहा है सेकंड का W होना चाहिए, हाँ ये भी सही है। थर्ड का Z होना चाहिए, ये भी सही है। और फोर्थ का Y होना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी ने बिल्कुल हमारी जो मैच है ना उसी को इंडिकेट किया है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलॉइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, जेल है, इमल्शन है, सॉल है या फोम है। तो आप सभी को इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए, वो क्या होता है, बेसिकली सॉल होता है। ठीक है ना। चलिए तो अगले सवाल पे अब हम आ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मेथड टू सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स हुज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज 36 केल्विन। फिर से सवाल आ गया, तो क्या करोगे, ऑप्शन बी पे टिक कर देना, क्योंकि डिस्टिलेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर में मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 केल्विन है, यानी कि 25 केल्विन से ज़्यादा है। तो 25 केल्विन से अगर ज़्यादा है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है, द कोलॉइडल सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन कोलॉइडल सोल्यूशन है। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी ऑयल इन वाटर, ऑप्शन सी केरोसिन इन वाटर, या लास्ट ऑप्शन डी चॉक पाउडर इन वाटर। तो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए क्या, ऑप्शन ए मिल्क। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आज की सेशन को हम करते हैं एंड। आज की सेशन में हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने की। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें ये तो एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है क्लास 9th का। अब इसमें कुछ बहुत ही एडवांस चीज़ें भी ऐड होने वाली हैं, जिसको मैं अभी ऐड नहीं करूंगी। सबसे पहले तो इस चैप्टर को कवर करने के बाद अब हम जाएंगे बायोलॉजी के ऊपर। हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है ना निपटा देते हैं, और इसके बाद में फिर से आते हैं और इस चैप्टर का एक एडवांस्ड फॉर्म पढ़ते हैं, एक एडवांस लेवल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, विजिट करना है आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, तो गूगल पे जाके टाइप करिएगा magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी क्या, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके पास आएगा ऑप्शन ये वाला, जहाँ पे लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अब इस पेज को जब आप और स्क्रॉल करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का, जहाँ पे आपको क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल। और अब तो अच्छी बात क्या है भाई कि यहाँ पे NTSC भी आ चुका है, तो NTSC का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे NTSC के सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब NTSC केमिस्ट्री देखने के लिए आप क्या करोगे, केमिस्ट्री वाले पे आप क्लिक करोगे या टैप करोगे। जैसे ही करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला पेज, जहाँ पे लिखा रहेगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे।
अब सबसे पहला जो वीडियो होगा वो होगा सिलेबस ओवरव्यू का। भाई आपको देखना है ना कि एनटीएससी स्टेज 1 एग्जाम में आप कौन कौन सा मतलब पूरा जो सिलेबस है साइंस सब्जेक्ट का वो क्या होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें कवर करने हैं बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ही सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा ये वाला वीडियो। अब वीडियो देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि भाई टाइम कम है, आज ही से हम क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हमारा जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, उसका पहला लेक्चर आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो कर करके सभी वीडियोस देख लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो आपकी जो समस्या होती है यूट्यूब पे कि मैम आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं मिलती भी है तो सीक्वेंस जो इतना ऊपर नीचे होता है समझ में नहीं आता कि कौन से लेक्चर के बाद में कौन सा देखना है। तो जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो ऐसा यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज्ड मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।